पेज नंबर 90 बेटा खोले रीडिंग बुक का। और पहले आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में जितने चैप्टर्स पढ़े थे उसके आगे नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 18 जो था वो रहता था। इससे पहले तमाम चैप्टर्स का जो काम है वो आपके पास फोटोकॉपी की शक्ल में मौजूद है और उसमें से बहुत सा काम आपको मैंने क्लास में पहले ख़त्म भी करवाया है, लेकिन ये है कि आगे जितना काम हम बुक पे कर चुके हैं उस जो रह गया है उसमें से वो फ़ोटोकॉपीज़ देखकर आप उसमें से अपनी बुक को मुकम्मल करें। और जो काम मैं आपको अब करा रही हूँ वो काम भी आपने ना सिर्फ स्कूल में जमा करवाने के लिए उसको लूज शीट पे करना है, ठीक है, उसे असाइनमेंट की शक्ल में बनाना है और उसके साथ साथ आपने अपना बुक वर्क भी मुकम्मल करना है, ठीक है। यानी कि आपकी रीडिंग बुक का बुक वर्क और उसके साथ साथ आपकी जो वर्क बुक है जिसमें आप सवाल जवाब वगैरह लिखते हैं, मानी लिखते हैं, वो काम भी आपने मुकम्मल कराना है, ठीक है, वो आपने करके लेके आना है। तो आज हम खेल का चैप्टर जो है वो हम शुरू करते हैं। पहले इसकी रीडिंग होगी, मुश्किल अल्फाज के मानी मैं आपको नोट करवा दूंगी, आप साथ साथ लिखते जाएं, पेंसिल्स आपके हाथों में होनी चाहिए। बेटा ये कुछ बच्चों ने अपने कैमरास ऑन किए हुए हैं तो प्लीज़ अपने कैमरास ऑफ कर दें। मुझे बार बार आपसे ये बात ना कहनी पड़े, ये आपका 5th लेक्चर जा रहा है मेरा ख्याल है। इससे पहले आपके 4 लेक्चर्स के दौरान टीचर्स ने आपको जो है ये बताया होगा कि अपने कैमरास जो हैं, जो बच्चा बार बार अपना कैमरा ऑन करेगा बेटा उसको फिर मैं रिमूव कर दूंगी। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल सीरियस होकर अपनी क्लास लीजिए, अपने कैमरास को ऑफ रखें, ठीक है। जी बेटा, हम खेल का चैप्टर की रीडिंग में आपकी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। खेल हर शख्स जब बचपन में आप थोड़ा होश संभालते हैं तो अपने फारिग वक्त में जो भी काम आप करते हैं वो खेल कहलाता है। कोई भी शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसने कभी कोई खेल ना खेला हो, ठीक है। तो खेल की इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। खेल ऐसे होते हैं जो कि आपकी जिस्मानी नशोनुमा में बहुत किरदार अदा करते हैं और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो आपकी ज़हनी नशोनुमा में जो है उसमें बहुत इजाफा करते हैं, ठीक है। तो खेल जो हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं कि जो आप घर के अंदर बैठकर खेलते हैं जिनको इंडोर गेम्स कहा जाता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाकर किसी खुली जगह पर खेले जाते हैं, उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं, ठीक है। खेल इंसानी जिंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिस्मानी सेहत का दारोमदार जिस्मानी कामकाज, वर्जिश, खेल कूद पर है, ठीक है। दारोमदार का मतलब होता है इन्हिसार, कि अगर कोई इंसान सेहतमंद रहना चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो रखनी चाहिए। और जो खेल हैं वो फारिग वक्त में इंसान के वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो जो शख्स सेहतमंद रहना चाहता है कि उसे चाहिए कि वो कुछ अच्छे खेल जो हैं वो अपनाए जिसके साथ साथ उसके जिस्म की वर्जिश हो जाती है। इंसानी जिस्म की नशोनुमा में खेल की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। अगर कोई इंसान फारिग है और कोई खेल नहीं खेल रहा तो उसका टाइम नहीं गुजरता।
ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھ لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اپنا اسکول کا کام کر کے تو اگر تو آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو کہ کوئی کھیل کھیلنا پسند نہیں کرتے بس فارغ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا تو وقت ہی نہیں گزرتا. تو اس لیے انسان کو اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کسی نہ کسی کھیل کو ضرور جو ہے وہ اپنانا چاہیے. کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے. وجود کا مطلب ہے جسم. یعنی کہ وہ لوگ جو کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں جسمانی کھیل کھیلتے ہیں جیسے کرکٹ فٹ بال بیڈمنٹن اس طرح کے یہ وہ کھیل ہیں جو آپ اپنے گھر کے صحن میں بھی کھیل سکتے ہیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو چاقو چوبند کا مطلب ہے چست اور پھرتیلا. جو بچے کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی یا جسمانی کھیل کھیلتے ہیں تو وہ بہت چست اور پھرتیلے ہوتے ہیں. دوڑ بھاگ کر سب کام کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ بچے جو کہ ہر وقت موبائل کے آگے بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹر پہ گیمز کھیلتے ہیں جس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو وہ بچے بہت سست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کھیل جو ہے وہ انسان کے اندر نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا کرتا ہے. نظم و ضبط کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کسی قاعدے یا قانون کے مطابق کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو اس کے کچھ اصول اور قاعدے ہوتے ہیں جس کے مطابق وہ کھیل کھیلا جاتا ہے. کھیل جو ہے اس کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط مقرر ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں آپ گھر میں لوڈو کھیلتے ہیں تو لوڈو کھیلتے ہوئے بھی اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ تمام جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو ان جو اصول ہیں اور جو اس کے قاعدے ہیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک شخص بھی ان رولز کو فالو نہیں کرتا تو گیم خراب ہو جاتی ہے اور گیم ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی کرکٹ ہے آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں اور گھر میں جب خود بھی کھیلتے ہیں تو اس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک امپائر ہوتا ہے جس کی بات سب کو ماننی ہوتی ہے. باؤلرز ہے اس کی کتنی باؤلنگ اس نے کرانی ہے اس کے اوور میں اس کے باؤلنگ کے جو نمبر ہے وہ فکس ہوتا ہے. تو یعنی کہ کوئی بھی کھیل جو ہے وہ کسی قاعدے اور اصول کے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا. تو کھیل ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے اندر ہار اور جیت کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں. یہ انسان کو مل جل کر رہنے کا درس بھی دیتے ہیں. درس کا مطلب ہے سبق دینا یعنی کہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ مل جل کر رہتے ہیں. کھیلوں کے توسط سے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی عادت بھی پیدا ہوتی ہے. توسط کا مطلب ہے ذریعے سے. پوشیدہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی. ابراہیم عثمان اور محمد مبشر بیٹا آپ نے اپنے کیمراز آن کیے ہوئے پلیز اپنے کیمراز کلوز کر دیں. راہیل بیٹا اپنا کیمرہ آف کریں. تو کھیلوں کے ذریعے سے انسان کو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا موقع ملتا ہے. کوئی بھی کھیل جب کسی ٹیم کی شکل میں کھیلی جاتی ہے تو ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو کوئی بھی پلان بنانا یا منصوبہ بندی کرنا آتا ہے اور اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پورے گروپ کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے. تو اس شخص کو اس ٹیم کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کھیل کے ذریعے سے ہی پتا چلتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے اس کے اندر لیڈرشپ ہے اور وہ لیڈ کر سکتا ہے اپنے پورے گروپ کو. تو اس طرح سے انسان کے اندر جو اس کی چھپی ہوئی خوبیاں ہوتی ہیں اجاگر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سامنے آتی ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے اندر کس کس چیز کی خوبیاں موجود ہیں اور کس طرح سے نہ صرف کھیل کے اندر منصوبہ بندی اچھی کر سکتا ہے بلکہ آگے مستقبل میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ منصوبہ بندی کرنا جو ہے اس کے کام آتا ہے اور اس کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے پہلے چھوٹی چھوٹی گیمز کی طرح منصوبہ بندی کی جاتی ہے پھر زندگی کے جو بڑے مقاصد ہیں اس کے اندر جو ہے وہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے. تو اب نیکسٹ پیج پر ہم آتے ہیں بیٹا.
आगे जी पेज नंबर 91। अब अगले पेज पे आते हैं कि दुनिया के तमाम खित्तों में खेल को इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत दी जाती है। कुछ खेल बचपन की जिंदगी के साथ वाबस्ता होते हैं और कुछ खेलों का ताल्लुक लड़कपन और जवानी के ज़माने से होता है। मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों में मुख्तलिफ खेल मकबूल हैं। कुछ खेल दुनिया के तमाम इलाकों में खेले जाते हैं और बाज़ खेल मखसूस इलाके या खित्ते से ताल्लुक रखते हैं। आलमी सतह पर मकबूल खेल फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकशी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती वगैरह हैं। जी, दुनिया का कोई ऐसा खित्ता, कोना या हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर खेलों को अहमियत ना दी जाए। खेल जो है वो इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। जब बच्चा होश संभालता है तो उसके बचपन से ही खेलों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। बेटा जिन लोगों ने अपने हैंड रेज किए हुए हैं ना, आप प्लीज अभी हैंड डाउन करें। मैं आपसे बाद में जो है क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो लास्ट 5 मिनट्स के अंदर फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। अभी फिलहाल आप लोग अपने लेक्चर पे तवज्जो दीजिए, ठीक है जी। तो क्या है कि कुछ खेल जो हैं वो बचपन में खेले जाते हैं। वाबस्ता का मतलब होता है जुड़े होते हैं। कुछ खेल बचपन के साथ जुड़े होते हैं और कुछ का ताल्लुक लड़कपन यानी कि दरमियानी उम्र में, जैसे अब 6 क्लास के बच्चे जो हैं ये लड़कपन की एज में हैं, ठीक है। और कुछ का ताल्लुक जवानी के जमाने से होता है, यानी कि वक्त के साथ साथ जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके खेलों की नौयत भी बदलती चली जाती है। उसकी पसंद और नापसंद जो है वो चेंज होती रहती है। और वो देखिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, लड़के घर में छोटी छोटी गाड़ियों के साथ खेलते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर जो है पहले उनको लूडो की गेम की समझ नहीं आती, मामा और पापा की हेल्प के साथ खेलते हैं। लेकिन जब थोड़ी समझ आना शुरू होती है तो फिर वो खुद अकेले से भी लूडो का गेम खेल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लड़के जो होते हैं वो फिर घर के सेहन में क्रिकेट खेलते हैं, या फिर जब थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर घर से बाहर बड़ी ग्राउंड में जाकर खेलना पसंद करते हैं। तो क्या है कि वक्त के साथ साथ इंसान जो है उसकी खेलों के बारे में पसंद और नापसंद भी बदलती रहती है। मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ खेल होते हैं। कुछ खेल इस तरह के होते हैं जो कि इलाकाई होते हैं, ठीक है। और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो तमाम दुनिया में खेले जाते हैं, ठीक है। और कुछ खेल वो होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल गेम्स कहा जाता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकशी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती। ये वो खेल हैं जो कि इंटरनेशनल हैं। पूरी दुनिया में हर जगह पर, दुनिया के हर हिस्से में इन गेम्स को पसंद भी किया जाता है और इनको खेला भी जाता है, ठीक है। अब आके अगले हम पैराग्राफ में कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसके साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मारूफ खेल हैं। मारूफ का मतलब है मशहूर, यानी कि जिनके बारे में लोग बहुत ज्यादा जानते हैं और जिन्हें पसंद किया जाता है, जिन्हें बच्चे और नौजवान बहुत शौक से खेलते हैं। इन खेलों के अलावा बच्चों के कुछ इलाकाई खेल भी हैं, जिनमें आंख मचोली, गुल्ली डंडा, कोकला छपाकी, किकली कलीदी, गिद्दा, बोल मेरी मछली, बर्फ पानी, चंदा की चांदनी में, खिद्दू कुंडी और पिट्ठू गरम वगैरह खास तौर पर मारूफ हैं। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन उसके साथ साथ क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि हॉकी से ज्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट खेली और देखी जाती है। फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती जो हैं ये भी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जो है आम है और बच्चे और नौजवान इन्हें बहुत शौक से खेलते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे खेल होते हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में खेले जाते हैं, उन्हें इलाकाई खेल कहा जाता है, जैसे आंख मचोली है, गुल्ली डंडा है, कोकला छपाकी। बच्चों आपने ये खेल कुछ बच्चे खेलते भी होंगे, लेकिन अगर आप अपने मामा या पापा से पूछे तो उन्होंने अपने बचपन में ये तमाम खेल जरूर खेले होंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल के ज़माने के बच्चे थोड़े मुख्तलिफ हैं और उनका ज़्यादातर टाइम जो है मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर के गेम्स पे गुजरता है। लेकिन जब आपके
جو پیرنٹس ہیں ان کا جو بچپن تھا جب یہ موبائل اور ٹی وی وغیرہ مطلب زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت بچے جو تھے اپنے گھر کے صحن میں یا گلی محلے میں اس طرح کے جو گیمز ہیں وہ آپس میں کھیلتے تھے، جیسے آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، اس طرح کی بول میری مچھلی، برف پانی، یہ سب گیم جو تھے تب بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو کچھ کھیل جو ہوتے ہیں وہ دیہات میں کھیلے جاتے ہیں اور دیہاتی بچوں میں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ دیہات کا مطلب ہے گاؤں، گاؤں میں کھیلے جانے والے کھیل جو ہیں، اور اس طرح بعض کھیل جو ہے وہ شہری بچوں کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ گاؤں کے کھیل تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، شہروں کے کھیل بھی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹینس، بیڈمنٹن اور ہاکی، یہ جو ہے شہری بچوں کے مقبول کھیل ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جبکہ جو گاؤں کے بچے ہیں، دیہاتی بچے، آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، کبڈی، گدا اور ککلی، یہ جو کھیل ہیں یہ دیہات میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور بچے بہت ان کھیلوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک جو آنکھ مچولی کا کھیل ہے، یہ کھیل ایسا ہے کہ آپ اسے گھر کے اندر بھی کھیل سکتے ہیں، گھر سے باہر بھی کھیل سکتے ہیں، اور تقریباً ہر ایج کے بچوں کا یہ پسندیدہ کھیل ہوتا ہے۔ آنکھ مچولی ہمیشہ سے دیہاتی بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، شہر کے بچے بھی اس کھیل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کھیل کو لکن میٹی، یعنی کہ پنجابی میں لکن میٹی یا چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چھپ جانا، کہ تمام بچے چھپ جاتے ہیں اور ایک بچہ ان کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کھیل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے اس گیم کا، بچے رات اور دن کسی بھی وقت یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے اور ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور باقی بچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھی بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لے، یعنی کہ اس کو ٹچ کر لیتا ہے، تو وہ ہار جاتا ہے اور اسے باری دینی پڑتی ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے اور تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل رہتے ہیں۔ یہ کھیل دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ اب آتے ہیں بیٹا نیکسٹ پیج پر۔ جی بیٹا، گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈا جو ہے یہ دیہاتی لڑکوں کا مرغوب کھیل ہے۔ مرغوب کا مطلب ہے پسندیدہ۔ اسے کم از کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں، یعنی کہ کم سے کم 2 لڑکے، اور اگر زیادہ ہوں تو زیادہ لوگ بھی اس کھیل میں، مطلب عام طور پہ 7 کھلاڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اگر 2 بچے ہیں تو 2 لڑکے ہی۔ عموماً لڑکوں کا کھیل ہے، لڑکیاں یہ کھیل نہیں کھیلتی، اور دیہات میں یہ کھیل بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ اصولی طور پر یہ کھیل 2 ٹیموں کے مابین کا مطلب ہے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ ہر ٹیم میں عام طور پر 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ زمین پر ایک چھوٹی سی نالی بنائی جاتی ہے جس پر گلی کو رکھ کر ڈنڈے کی مدد سے اچھالا جاتا ہے۔ نالی کو پنجابی میں کھتی کہتے ہیں، اور کھتی کے سامنے مخالف ٹیم کے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کھلاڑی اگر گلی کو زمین پر گرنے سے قبل پکڑ لیں، قبل کا مطلب ہے پہلے، گرنے سے پہلے پکڑ لیں تو گلی کو اچھالنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر گلی زمین پر گر جائے اور مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے نہ پکڑ سکیں تو ڈنڈے کو کھتی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے۔ اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو کھیلنے والا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ گلی اگر ڈنڈے سے نہ ٹکرائے تو ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کی نوک پر ڈنڈا مار کر اسے ہوا میں اچھالتا ہے، پھر اسے ہوا ہی میں ڈنڈے کی تیز ضرب سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ ضرب کا مطلب ہوتا ہے چوٹ لگانا، ٹھیک ہے، اس کا مقصد گلی کو کھتی سے زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے۔ ہوا میں اچھال کر گلی کو ضرب لگانے کے 3 مواقع ہوتے ہیں۔ موقع کی جمع ہے۔ اگر تینوں مرتبہ ہوا میں اچھالی گئی گلی کو ڈنڈے کی ضرب نہ لگ سکے تو اس کی بقیہ باری ختم ہو جاتی ہے۔ بقیہ کا مطلب ہے باقی۔ مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی اگر فضا میں اڑتی ہوئی گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لے تو اس کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے۔
विगरना हस्बे मामूल डंडा खुदी पर रख दिया जाता है। विगरना का मतलब है वरना, हस्बे मामूल यानी कि मामूल के मुताबिक, जैसे कि पहले गेम में होता है कि उसको डंडे को वापस खुदी पे रख दिया जाता है और मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी गुल्ली को डंडे की तरफ फेंकता है। अगर गुल्ली डंडे से टकरा जाए तो उसकी बारी खत्म हो जाती है। बसूरत दीगर पहली टीम ही ये अमल दोहराती है और ये सिलसिला जारी रहता है। जी, तो ये लड़कों का खेल है। उसके बाद देखते हैं किकली। किकली के खेल से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि दो बच्चे हाथों में हाथ डालकर, बच्चियां जो है अमूमन ज्यादा जो है इस खेल को पसंद करती हैं, लेकिन लड़के भी ये खेल खेलते हैं। जिस तरह गुल्ली डंडा सिर्फ लड़कों का खेल है, इसी तरह किकली सिर्फ बच्चियां खेलती हैं। ये खेल पंजाब के देहातों में बेहद मकबूल है। छोटी छोटी बच्चियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और पांव से पांव मिलाकर एक दायरे में घूमती हैं और साथ ही साथ ये बोल भी अलाप की जाती हैं। अलापने का मतलब है गाते जाना। जी, और वो बोल क्या है उस नगमे के? किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी। इन रसीले और शीरी बोलों से भाई बहन के लाजवाल मोहब्बत और मुकद्दस रिश्ते की अक्कासी होती है। ठीक है, वीर कहते हैं भाई को और पग कहते हैं पगड़ी को। अक्कासी होती है यानी कि जाहिर होता है। ठीक है, अक्स लेना इसका लफ्जी मतलब है कि तस्वीर कशी करना। जिस तरह ये बोल इस बात का सबूत है कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत और लगाव होता है। ठीक है, ये खेल जहां एक तरफ बच्चों और बच्चियों की जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के जामिन है, वहीं पंजाब की सकाफती जिंदगी की तर्जुमानी भी करते हैं। सदियों से खेले जाने वाले ये मकबूल और दिलचस्प खेल आज भी हमारे देहाती जिंदगी में अपना मकाम रखते हैं। ये और इन जैसे दूसरे कई खेल हमारी तहजीबी और सकाफती जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन है। इन खेलों के साथ जहां हमारे बच्चों की मासूमियत झलकती है, वहीं ये अपने इलाके की सकाफत का इजहार भी करते हैं। जामिन का मतलब है जमानत देने वाला। ठीक है, तर्जुमान का मतलब है, तर्जुमानी करना का मतलब है किसी चीज को जाहिर करना। ठीक है, तो ये तमाम खेल जो हैं ये ना सिर्फ हमारे पंजाब की सकाफत की अक्कासी करते हैं, बल्कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा और तंदुरुस्ती की जमानत भी हैं और हमारे इलाके की सकाफत का यानी कि रहन सहन का इजहार भी करते हैं। तो अब बेटा मैं आप लोगों जिन्होंने अपने हैंड रेस किए हुए हैं, तो जी फातिमा एजाज बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप बेटा क्या बात करना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आप भी अनम्यूट कीजिए बेटा। जी राहिल। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। मिस ये जो आपने हमें होमवर्क दिया खेल का, ये हमने ये पूरा करना है, तशरीह वगैरह, क्वेश्चन आंसर ब्लू शीट्स पे? जी बेटा, आपने लूज शीट पे भी करना है और आपकी जो वर्क बुक है ना, जिसपे हम जी आपको जी जी। लिखने से मना करते थे, आपने उसके ऊपर भी अपनी बुक भी मुकम्मल करके लानी है। यस मिस, ये मैंने बस आपने ना करना था, और आप बार बार पूछना था कैमरा आपसे। ऑन करते हैं, मुझे भी आपसे कुछ कहना था। आप कैमरा ऑन करते हैं ना बार बार, कितनी बुरी बात है बेटा। आपको मिस वो ना मुझसे पहले इस्लामियात की टीचर भी आपको बार बार यही कह रही थी, मैं देख रही थी पीछे खड़ी, और नो मेरे मिस मेरा लेक्चर ना के दौरान भी आपने ऐसे ही किए। आइंदा ऐसे नहीं करना मिस आपने। ये ना मेरा मोबाइल भी गिरा है तो हैंग हो रहा है बार बार। अच्छा चलिए ठीक है, आइंदा मत ऑन कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओके। हेलो। जी बेटा। हेलो। एमन।
अस्सलाम वालेकुम टीचर। हेलो जी जी बेटा, वालेकुम टीचर, सलाम। मैंने आपसे पूछना था कि यकसा का क्या मतलब होता है? बेटा यकसा का मतलब होता है एक जैसा, और बराबर, टीचर ठीक है, कशिश का? अपनी तरफ कशिश का? खींचना। थैंक यू। ओके बेटा। जी बेटा, फातिमा अहमद। हेलो टीचर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, जी बेटा, टीचर, कोई मैंने आपसे क्वेश्चन? पूछना था कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से लिखने हैं खेल का? बेटा आपको जो काम मिला है ना, वो मैं आपको कल इधर पढ़ाऊंगी भी, और जो काम आपको मिला है उसके अंदर भी वो उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कल आपकी जब दोबारा ओके क्लास होगी टीचर। उर्दू की, तो मैं उसमें आपको आज रीडिंग करवाई है, तो कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करा दूंगी। ओके बेटा, आपका जो क्लास का टाइम है वो अब हो गया है ऑफ, तो अल्लाह हाफिज।